जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम अनछुए पहलू में। तो फटाफट आप जुड़ें भी, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं सर जो करनी है, आपको बतानी है। तो फटाफट से लोग जुड़ें। और सबसे बड़ा मुद्दा आज रहेगा हमारा रीट परीक्षा, जिसको लेकर के सरकार पता नहीं अब तक क्यों ना नुकर करती आई है और अभी तक भी सरकार की ओर से इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो उस पर चर्चा करेंगे। आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जोड़ें। नीतू गौतम जी, राम राम भाई साहब। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही आ रही है या नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा मुझे बता देना, क्योंकि आज माइक जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो आप मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। गगन जी बिल्कुल, राधे राधे सर। देव मुकुट गुजर जुड़े हैं। अभिषेक शर्मा जी राम राम। अमित कुमार जी राम राम, फटाफट जुड़ें। और नोटिफिकेशन मिल गया सर बहुत दिनों बाद शिवम जी को। अच्छा हाँ, थोड़ा सा क्या तब्दीली बदलाव जो है फेसबुक करता रहता है सर, तो इस वजह से कई बार हो जाता है ऐसा। बाकी नोटिफिकेशन भी मिलता है और आप तक तमाम खबरें भी पहुंचती हैं, अपडेट पहुंचती हैं, ये है। तो फटाफट आप जुड़ें ताकि मैं आज की जो दिन भर की खबरें हैं वो आपको बता पाऊँ। कल का जो प्रोग्राम था उसकी बहुत सराहना की आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे का जो टैलेंट था वो वाकई में प्रभावित करने वाला था, और कहीं ना कहीं मुझे भी उसने प्रभावित किया। कल की शाम को और भी हम शानदार बना सकते थे, लेकिन थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि समय पर लोग उपलब्ध नहीं हो पाए और वो प्रोग्राम थोड़ा सा ठंडा रहा, पर फिर भी। और कल आप लोगों ने 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, जो गणतंत्र दिवस है, उसको भी बहुत सेलिब्रेट किया। कल एक चीज़ की कमी ज़रूर मुझे थोड़ी सी अखरी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और सरकार ने भी ये कहा था, अपील भी की थी लोगों से कि हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए और सारे लोग जो हैं वो अपने यहाँ झंडा फहराएं, लेकिन बहुत कम देखने को मिला सर। कल मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया हो, तो वो ज़रूर थोड़ा सा कम देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंदर कुमार कह रहे हैं कि आपकी सरकार आवाज़ जो है राज्य सरकार तक जाती है। अब ये तो आप फैसला करें साहब, दर्शक। अगर नहीं जाती तो इतने लोग नहीं जुड़ते, इतना भरोसा नहीं होता चैनल पर। और आपको एक बात और बता दूं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, सांसद महोदय ने, उस बात को लेकर के मैंने शाम को फिर किरोड़ी लाल जी से संपर्क भी किया था और आज मैं उनको लाइव भी लेने वाला था। अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, तो वो रास्ते में चल रहे थे, तो इस वजह से वो मामला थोड़ा सा रह गया। अच्छा, आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो हैं, उनको भी मेरा लाइव लेने का था। दिन भर से मैं उनसे संपर्क कर रहा था, लेकिन अब जाकर के उन्होंने मेरा मैसेज रीड किया है। मंत्री हैं साहब, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो शायद नहीं देख पाते। कांटेक्ट भी मैंने करने का प्रयास किया था, वरना मेरा आज पूरा विचार था चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी को और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लाइव लेने का। पर चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर लेंगे उनको। और रही बात खबरों के असर की, तो ये दर्शक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं सर कि खबरों का असर होता है या नहीं होता है। हो भी जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन लगातार जब हम पंच करते रहते हैं, लगातार खबरें चलाते रहते हैं, तो ये तो मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि खबरों का असर तो होता है। बड़े पैमाने पर नहीं होता होगा, छोटे पैमाने पर होता है, लेकिन होता ज़रूर है। खबरों का असर तो होता है। और लगभग अपने क्षेत्र में तो, अगर भरतपुर संभाग की मैं बात करूँ ना सर, हर दूसरा तीसरा आदमी जी न्यूज़ पोर्टल को देखता है और अधिकारी भी देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं, मंत्री हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब देखते हैं। तो असर तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किस पर कितना प्रभाव पड़ता है, किस तरह काम होता है, वो एक अलग चीज़ है। चलिए, तो अच्छी खासी तादाद में अब लोग जुड़ चुके हैं और मैं आज की खबरें जो है वो आपको अपडेट करता हूँ, आज की बता देता हूँ। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी लोग कम हैं। देखिए, लाला माली जी कह रहे हैं बिल्कुल होता है सर जी। हाँ, कहीं कहीं होता भी है, लोग खुद ही हमारे पास में भेज देते हैं, सर आपकी खबर चली और उसके बाद में ये काम हुआ है। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो हो रहे हैं। बिल्कुल इस पर करेंगे हम। धन्यवाद इंदर जी। और प्रयास आप लोगों का है, आप लोगों से ताकत मिलती है, तो हम भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, डिबेट लगातार चलाते रहते हैं। सर, बाज़ार की स्कूल कोचिंग गंगापुर से हटाकर महू में चल रही है। चलने दो सर, चलने दो, क्या करें। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू बंद कर दिया है सरकार ने।
ठीक है। और 24 तारीख से, सोमवार से महाराष्ट्र सरकार ने पूरे स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। ये तो हमारे यहाँ लफड़ा चल रहा है। आज स्कूल शिक्षा परिवार के जो स्कूल है, निजी शिक्षण संस्थान, उन्होंने आज खूब जम करके नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। और शिक्षा संकुल के जो स्कूल शिक्षा परिवार के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी, उन्होंने भी साफ कहा है कि अब 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, चाहे सरकार हाँ कर या ना कर। हालांकि राजस्थान सरकार की मैं बात करूं तो मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही कि सरकार स्कूल खोलने के मूड में है, लेकिन हम लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल विद्यालय अब खुलने चाहिए। एक्टिव केसों की बात करें तो अब वो रेशो भी कम हुआ है राजस्थान में। जो 92,000 94,000 पहुँच गया था, वो अब 87-88,000 पर आ चुका है। हालांकि अब मौतों का आंकड़ा ज़रूर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन स्कूल बंद कर रहे हो आप, तब भी बच्चे ज़द में आ रहे हैं। स्कूल खोल रखे हैं तो भी बच्चे ज़द में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गंभीर स्थिति हो, हॉस्पिटलाइज उनको होना पड़ रहा हो। जब सारी स्थितियां अनुकूल हैं तो विद्यालय खोले जा सकते हैं कम से कम। आप सोचिए, आपने प्रैक्टिकल बंद कर दिए, पोस्टपोन्ड कर दिए, फिर आप कह रहे हो एग्ज़ाम हम टाइम पे लेंगे। इसका मतलब यह है बोर्ड की परीक्षाएं भी पीछे खिसकेंगी, ज़रूर जो है आगे बढ़ेंगी। तो कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। चलिए, अब मैं दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर हम रीट पेपर नकल मामले को लेकर के। लगातार परतें खुलती जा रही हैं और लगातार इसमें से नए आइटम बाहर आते जा रहे हैं। हर रोज़ एसओजी नए खुलासे कर रही है, नए लोगों की पकड़ हो रही है। अब तक 35 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और ये खेल रहा है करोड़ों रुपए का। जो आरोपी पकड़ा है उसने कहा कि साहब 1,22,00,000 रुपए में पेपर उसके पास पहुंचा था और पेपर सीधा शिक्षा संकुल के अंदर से लिफाफे से चुराया गया था, वहां से ये पेपर लिया गया था। बिल्कुल साफ हो चुकी है बात और एसओजी ने भी इस बात को क्लियर करा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इसकी वजह से अब सरकार भी कहीं ना कहीं परेशानी में और मुसीबत में है। आनंद फानन ने सरकार ने शाम को मीटिंग भी बुलाई है इसको लेकर के। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, तो उन्होंने साफ एसओजी पर भी ब्लेम लगाया है। एसओजी पर भी सीधा आरोप लगाया है कि एसओजी ही खुद बचाने का प्रयास कर रही है रीट पेपर नकल मामले में जो आरोपी हैं उनमें से बहुतों को। और अभी बहुत बड़े जो मगरमच्छ हैं वो भी आने वाले हैं। बोर्ड अध्यक्ष जो हैं जारौली, आज मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। सरकार ने अभी तक एक भी स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि हाँ, अभी तक सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? पेपर तो 2 दिन पहले ही बाहर आ चुका था, करोड़ों रुपए में इसका सौदा हुआ था, 20 लाख 40 लाख रुपए में आगे से आगे ये बिकता चला गया। 35 से ज़्यादा आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और साफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा है कि इसमें कैबिनेट मंत्री का भी हाथ है, बोर्ड अध्यक्ष का भी हाथ है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर उन्होंने लगाए थे, जो टीम लगाई थी, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या रीट की एग्ज़ाम रद्द होगी? अब ये बड़ा प्रश्न है। क्या रीट की एग्ज़ाम को रद्द किया जाएगा? क्या उसके परिणाम को रद्द किया जाएगा? उसमें पूरे तरीके से उसको दोबारा खोला जाएगा? शिक्षा मंत्री जब थे तत्कालीन डोटासरा जी बहुत विवादों में रहे, लगातार हम भी बताते रहे। क्यों? कि उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां निभाने के लिए, एक तो अपने कोई समधी हैं जो कि 1 महीने बाद में ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको बनाए रखने के लिए एक अलग से पद इजाद कर दिया उन्होंने। इसमें कहीं ना कहीं वो उनके इन्वॉल्वमेंट की बात से भी इनकार नहीं किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। और उन्होंने कहा कि अभी तो इसमें और भी जो बड़े मगरमच्छ हैं वो शामिल होंगे, वो पकड़ में आएंगे। एसओजी के 2 कांस्टेबल जो हैं उन पर भी उन्होंने उंगली उठाई है कि इनके मोबाइल अगर चेक किए जाएं तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। वहीं विद्यार्थी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नकल रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक है, सरकार कानून क्यों नहीं बनाती है? और रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जाती है? ये ज़रूरी है और लंबे समय से इसकी मांग भी उठ रही है। जो नकल वाले गिरोह हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए, उनको जेल भेजा जाए और नकल के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार के मुंह से किसी ने भी अभी तक एक शब्द इसको लेकर के नहीं बोला है। हालांकि सरकार को इस सर्दी में पसीने ज़रूर ला रखे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने।
बहुत सारे खुलासे होंगे और अभी और होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में ही ये बात कह दी थी कि इसमें कम से कम बड़े जो आदमी हैं, बड़े जो मंत्री हैं, बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, और पेपर शिक्षा संकुल से ही पार हुआ है, वहीं से ये लीक हुआ है। लेकिन सरकार सिरे से इन चीज़ों को खारिज करती आई है, और अब सीबीआई की जांच होगी तो शायद बहुत कुछ तथ्य और ऐसे हैं जो निकल करके सामने आ सकते हैं। और सरकार ने इसको लेकर के बैठक भी बुलाई है, और एसओजी आरोपियों को बचा रही है, ये कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। अगर उनसे संपर्क होता है तो बिल्कुल हम उनको लाइव ज़रूर लेंगे। हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सर आज मैं आपको लाइव लूँगा इसको लेकर के, और उन्होंने हाँ भी कर दिया था, लेकिन शायद वो रास्ते में हैं अभी जब मेरी बात हुई थी तो उनसे ज़रूर मैं बात करने का प्रयास करूँगा। रीट को लेकर के रीट की बात नहीं है साहब, केवल एक रीट की एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारी एग्ज़ाम ऐसे हैं जिन पर उंगलियां उठ रही है। आप बात कर लो एसआई की एग्ज़ाम, आप बात कर लो जेईएन की एग्ज़ाम, इनको लेकर के भी सवाल उठे हैं, इनको लेकर के भी बार बार धांधलियों की शिकायतें आई हैं। पटवारी जो परिणाम आया है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है उसको लेकर के भी अब कमेटी का गठन करने की सरकार बात कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आखिर सरकार ने इन चीज़ों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, और क्यों युवाओं और बेरोजगारों के भविष्य के साथ में इस तरह का खिलवाड़ किया गया। और अभी तो इस मामले में ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो पेपर चुराने में हेल्प किसने की थी, पेपर निकला कहाँ से है। 2 दिन पहले अगर पेपर हाथ लग गया था तो शिक्षा संकुल में उस व्यक्ति को प्रवेश कैसे मिला, वो लिफाफों तक कैसे पहुँचा, कैसे उसको ये जानकारी हुई कि यहाँ लिफाफे रखे हुए थे, यहाँ से पेपर चुराना है, उठाना है। बहुत सारे हैं सर सवाल जो खड़े हुए हैं, और सरकार के माथे पर पसीना ला देंगे ये सवाल। अगर पूरे 3 साल 3.5 साल की बात की जाए ना, तो सरकार ने बहुत कुछ वक्त तो कोरोना के बहाने से निकाल दिया साहब। और गांधीवादी कहे जाने वाले अशोक गहलोत जी पहली बार कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहे हैं, और वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। इस बार जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर उनका फोकस बहुत कम था, और वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि जिनको अब मंत्री बनाया है इसके बाद और विधायकों को भी मंत्री बना करके खुश किया जाएगा। जनता की खुशी पहले है या आपकी अपने विधायकों की और मंत्रियों की खुशी पहले है, ये आपको तय करना है। बाकी जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो, ये हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात, जो बड़े मगरमच्छ है ना, जिनके जबड़ों से ये नकल का पेपर बाहर निकला है, ऐसों को भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए, और इनकी संपत्तियां कुर्क की जानी चाहिए, और नकल को रोकने के लिए कड़ा और सख्त कानून बनना चाहिए, जैसा यूपी में बना है, ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, और गृह विभाग सीएम गहलोत के खुद के पास है। अपराधों को लेकर के, कानूनी व्यवस्था को लेकर के भी लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस पर भी सवालिया निशान लगते आए हैं, जांचों पर भी सवालिया निशान लगते आए हैं, और लगातार इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री गहलोत भी लगातार गृह विभाग की बैठक लेते रहे हैं, गृह विभाग को लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अपराधों का ग्राफ राजस्थान में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी मुख्यमंत्री गहलोत ने जितने भी जिले के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे वार्तालाप की है, उनकी बैठक ली है, और उनसे ये कहा है कि सख्ती के साथ काम करें, और जो संगठित अपराध हैं उनको रोकने के ज़्यादा प्रयास करें। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध है तो उनमें सख्ती की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। ये दिशा निर्देश तो दिए हैं, मगर गड़बड़ है कहाँ? गड़बड़ एक जगह है जो खुद शायद गहलोत साहब महसूस नहीं कर पा रहे हैं या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। याद होगा आपको, शिक्षक सम्मेलन या शिक्षक दिवस पर जब हॉल में परिचर्चा चल रही थी और सीएम गहलोत ने तमाम अध्यापकों से ये पूछा था कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं, और सारे टीचरों ने एक सुर में कहा था कि हाँ, पैसे देने पड़ते हैं तब जाकर के तबादले होते हैं। माथा तो ठनका था उसी दिन गहलोत साहब आपका, लेकिन आपने शायद स्वीकार नहीं किया कि शायद ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति हावी है। शायद ब्यूरोक्रेट्स काम करना चाहता है, मगर पावरफुल लोग जो हैं, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज है, वो शायद ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने दे रहे हैं।
अपराधों के बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है। पुलिस की कार्यप्रणाली में भी समय रहते अब बदलाव करने की आवश्यकता है। आपने एफआईआर अनिवार्य की है, मगर फिर भी एफआईआर नहीं लिखी जाती। आपने कहा है प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कितने थाने ऐसे हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं या काम कर रहे हैं? कई सवाल हैं जो आपको अपने आप से भी पूछने चाहिए कि आखिर सिर्फ आदेश निकालने से काम चल जाता है या उन आदेशों की पालना भी होती है या नहीं होती है। रोजाना आप बैठक करते हैं, रोजाना बीसी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंटों की आप समीक्षा करते हैं, लेकिन आउटपुट क्या निकल करके आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज उसको लेकर के उन्होंने बैठक ली है और सभी जो पुलिस अधीक्षक है उनसे बातचीत की है। कल ये बैठक फिर होगी, एक बार फिर पूछा जाएगा। बिल्कुल बिक्की मावई जी, आप सही कह रहे हैं कि वसुंधरा जी क्यों गायब है। आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा की भी एक चीज़ निकल करके सामने आती है कि जितने आंदोलन होते हैं वो किरोड़ीलाल मीणा अकेले अपने दम पर करते हैं। उनके साथ भाजपा के बड़े मंत्री या नेता, हाँ बयानबाजी ज़रूर होती है। आज रीट को लेकर के जैसे रामलाल शर्मा ने बयान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिया है, नेता प्रतिपक्ष जो है राठौड़ जी उन्होंने दिया है। बयानबाजी सब करते हैं, मगर साथ कंधे से कंधा मिला करके शायद भाजपा का कोई भी नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ नहीं चलता है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी लड़ाई, अपनी जंग खुद अकेले दम पर लड़ते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात पर, ये स्वीकारोक्ति मेरी नहीं है, आप सबकी भी है, हम सबकी भी है कि वो खुद अपने दम पर लड़ते हैं। मुझे याद है कल परसों जब वो कहीं धरना दे रहे थे तो उनसे पूछा था कि आपके साथ में और नेता क्यों नहीं है? आप ही के जो कार्यकर्ता हैं, आप ही के जो लोग हैं वो आगे रहते हैं, लेकिन भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता आपके साथ क्यों नहीं है? तो थोड़ा सा झेंप गए थे वो भी, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हाँ अभी उनको पता लगा है, धीरे धीरे वो भी मेरे साथ आ जाएंगे और सब हम साथ ही हैं। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है जो लगभग हर नेता देता है अपने तरीके से बातों को साधने का। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है, सवाल भी सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। जो कुर्सी पर आसीन है उसी से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। आवाज़ सही नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हम लाइव लें, और पहले उनसे बात हो गई थी, लेकिन अब एक तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये रहती है, मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी लिया है, कई बार पहले भी जब मैंने लाइव लिया है, तो वो कहते हैं कि साहब 8 साढ़े 8 बजे उम्र भी ऐसी है कि दवाई गोली लेकर के वो आराम करना पसंद करते हैं। पर एक बात ज़रूर मैं बता दूं साहब, उनका आराम या तो सड़कों पर होता है या वो जेल में रहते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, आंदोलन करते हैं। जहां कोई मजलूम है, अन्यायी है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तुरंत वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। ये तो मैं कहूँगा साहब, कोई मानो या ना मानो। चलिए, और रीट को लेकर के वही बात है कि जो बोर्ड अध्यक्ष हैं जारौली, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। और आगे मैं आपको इसमें बताऊं कि जो अध्यक्ष हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं भरत बेनीवाल, उन्होंने साफ साफ ये कहा है आज आंदोलन करते हुए कि एक तो जारौली साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, सीबीआई की जांच हो, वरना सीएम आवास का जल्दी ही घेराव किया जाएगा। सीएम आवास की ओर अब युवा कूच करेंगे। और एबीवीपी ने भी जम करके आज प्रदर्शन किया है, और उसने ना सिर्फ रीट भर्ती परीक्षा बल्कि जो एसआई वाली एग्ज़ाम हुई है, पटवारी वाली एग्ज़ाम हुई है, या जेईएन भर्ती परीक्षा ही, उन सब को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये ऐसी खबरें हैं साहब जो इन दिनों राजस्थान में सुर्खियां बनी हुई हैं और राजस्थान की सियासत में गर्माहट पैदा कर रही है, इतनी सर्दी के बावजूद भी, और करनी भी चाहिए। जनता को, युवाओं को बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से अब पूछने हैं। कारण ये है कि सरकार अपना लंबा वक्त जो है वो गुजार चुकी है, और अब कुछ महीनों की सरकारें और बची हैं, या ये कहें 1-1.5 साल और बचे हैं इनके पास करने के लिए। बताने के लिए क्या है वो ज़रूर देखना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, शायद कल ही मैंने एक खबर बताई थी, किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के गहलोत साहब का नया बयान आया है। और गहलोत साहब ने कहा कि हमने अपनी बैंक जो हैं, सहकारी बैंक, उनसे ऋण माफ़ी की बात की थी। हमने कॉमर्शियल बैंक जो है, राष्ट्रीय बैंक जो हैं, उनसे केसीसी माफ़ करने का वादा किसानों से नहीं किया था।
ये बयान दिया है कल उन्होंने। 2 लाख रुपए तक कौन सी सोसाइटी है जो किसानों को कर्जा देती है, मुझे बता दीजिए। 10,000 20,000 से ज़्यादा सोसाइटी किसी किसान को पैसा नहीं देती। काफ़ी सारा हिस्सा तो वसुंधरा सरकार माफ़ कर गई थी, जो थोड़ा बहुत था वो आपने कर दिया। फिर कर्जा कौन सा माफ़ कर रहे हैं आप अपने बयानों से ना पलटें। आप राहुल गांधी का वो वीडियो उठा करके फिर से देखें। चुनावों के समय उन्होंने कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा, ये नहीं कहा था कि कॉमर्शियल बैंकों का कर्जा माफ़ नहीं होगा। आज आप केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। सॉरी, केंद्र सरकार की कोई बात होगी बिल्कुल हम करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के जो तांडव बच्चों ने दिखाया है वो दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि खिलवाड़ किया था कहीं ना कहीं रेल विभाग ने बच्चों के साथ में इन भर्तियों की जो अभी रिजल्ट निकाले इसको लेकर के। और इस मामले को लेकर के अब केंद्र सरकार बैकफुट पर भी नजर आ रही है। रेल मंत्री जो हैं अश्विनी जी, उन्होंने छात्रों से अपील की है कि प्लीज़ आप जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान न पहुंचाएं, रेलवे को नुकसान न पहुंचाएं। इस मामले में बहुत जल्दी हम कमेटी का गठन करके और रिजल्ट को शायद हो सकता है ड्रॉप आउट कर दिया जाए। तो बिल्कुल केंद्र सरकार का अगर कोई मैटर है तो वो भी उठना चाहिए। एनटीपीसी का मामला तगड़ा उठा है साहब, और इसको लेकर के स्टूडेंटों ने जो अपना विरोध प्रदर्शन किया है वो शानदार रहा है। वो शानदार इसलिए रहा है कि बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो विरोध होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की अगली खबर की, जो थोड़ी सी खुशियों वाली खबर है। क्रिकेट में राजस्थान के लिए एक खुशखबरी है। लंबे समय बाद पंकज सिंह के बाद में एक और स्पिनर है राजस्थान का जिसका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। वेस्ट इंडीज़ दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम के T20 और वनडे में, एक दिवसीय में जोधपुर के रहने वाले स्पिनर रवि बिश्नोई का चयन हुआ है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी बधाई दी है, सीएम गहलोत ने भी बधाई दी है, और बिल्कुल हम भी उनको बधाई देते हैं। रवि जी जाएं, राजस्थान का नेतृत्व करें, और सबसे अच्छी बात यह है कि गौरवान्वित करने वाले पल भारतीय क्रिकेट को आप ज़रूर दें। तो उनका सिलेक्शन हुआ है। सीएम गहलोत कल से जुट जाएंगे बजट की तैयारियों में। 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, और बजट की तैयारियां, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है वो भी सीएम गहलोत के पास ही है। 9 विभाग ऐसे हैं जो सीएम गहलोत के खुद के पास है, तो वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। बजट पेश करने वाले हैं। इस बार कृषि बजट भी अलग होगा, इसकी घोषणा पिछले बजट में ही कर दी गई थी सरकार के द्वारा, तो उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। और जो सामान्य बजट है उसकी तैयारियां भी कल से शुरू कर दी जाएंगी। उद्योगपति जो हैं, औद्योगिक घराने जो हैं, व्यापारी हैं, इनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है, सलाह और सुझाव मांगे जा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, व्यापारियों को, उद्योगों को क्या राहत दी जा सकती है, इनको लेकर के सारा उहापोह जो है वो चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। और कल से जो है प्री बजट की तैयारियां शुरू कर देंगे, मीटिंग भी लेंगे सीएम गहलोत। तो कुल मिलाकर के बजट की तैयारियां भी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उम्मीद जो है उन लोगों को भी बहुत है इस बजट से। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं आवाज़ सही नहीं आ रही है। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आवाज़ तो सही आनी चाहिए। अरबाज भाई, गंगापुर दौसा रेलवे लाइन है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बहुत कम टुकड़ा ऐसा बचा है जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बाकी ट्रायल तो आप जानते हैं कि हो चुकी है, तो जो शेष थोड़ा सा हिस्सा है वो, हाँ मुकेश जी बिल्कुल सही है, ये भी बड़ा मुद्दा है। सही आ रही है, चलिए। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि बजट की भी अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, सीएम जन आवास योजना में अब मकान बनाना महंगा हो जाएगा। पहले जो है 2018 में जब इसके लिए नियम बनाए गए थे तो 1100 रुपये वर्ग फीट का जो है वो खर्चा लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया है, यानी 1200 प्रति वर्ग फीट का ये खर्चा आएगा। अच्छा, जब पूछा गया कि क्यों, तो बताया कि साहब अब बिल्डिंग मटेरियल की रेट बढ़ गई, महंगा हो गया सारा सामान, तो इसलिए अब जो जन आवास में बनने वाले मकान हैं वो भी महंगे मिलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी कर दी है, और इसमें तय ये किया गया है अब कि जो आवंटी पूरा किस्तें चुका देगा राशि, उसे प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर ही अब लॉटरी निकाली जाएगी, और उसी हिसाब से अब आवंटन किया जाएगा। नहीं आ रही आवाज़?
आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, कोई कह रहा है आ रही है, कोई कह रहा नहीं आ रही है। चलो, अनिरुद्ध जादौन जी कह रहे हैं कि साहब नहीं आ रही है। शेयर भी तो कम कर रहे हैं आप लोग शेयर भी करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा। चलिए, और पटवार भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो ही चुका है और जल्द ही चयनितों के जो दस्तावेज हैं उनकी भी जांच करके और फिर इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, नियुक्ति दे दी जाएगी। जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं तो सर उनको भाग्यशाली मानता हूं। अब उनका घर बन जाएगा कम से कम बेचारों का। बहुत सारे बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़गार मिल गया, तकदीर बन गई। मैं तो ये मानता हूं आज की तारीख में अगर 4th क्लास की भी नौकरी मिल जाए ना साहब, तो बस कहना ही क्या। तो वो है। और RAS मुख्य परीक्षा जो है 26 और 27 फरवरी को होने वाली है। अब इसको लेकर के भी मांग उठने लगी है कि साहब इसको स्थगित किया जाए, और स्थगित से इसलिए किया जाए कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और इसको स्थगित किया जाए। आपको बता दूं कि इसमें लगभग 20,000 परीक्षार्थी जो हैं रजिस्टर्ड हैं जो एग्ज़ाम देंगे। प्रदेश में कोरोना की स्थिति, एक्टिव केस जो हैं टोटल वो तो घटे हैं, मौतों का आंकड़ा ज़रूर थोड़ा सा बढ़ा है। मैं बता देता हूं आपको, 9,227 नए मामले आए हैं पूरे प्रदेश में और 2,075 अकेले जयपुर में आए हैं। जयपुर बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है और 20 मौतें हुई हैं और 16,087 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर टोटल एक्टिव केसों की बात करूं तो 87,268 हैं। ये आंकड़ा 94,000 तक पहुंच गया था 2-3 दिन पहले, ठीक है ना। तो वो है बाकी। अब नेट की एक बात बताऊं सर, आज ही मेरे सामने ये मुद्दा किसी ने भेजा था कि साहब इन लोगों ने पैसा तो बढ़ा दिया, टैरिफ प्लान हर कंपनी ने बढ़ा दिया, मगर क्या सर्विस बढ़ाई? क्या वाकई में 4G की स्पीड मिल पा रही है? अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, बताइए आप। हम भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, हम भी अपने आप को अगर जागरूक मानते हैं ना, तो हम भी जागरूक नहीं हैं सर। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आम जिंदगी को प्रभावित कर रही है, लेकिन उसके बारे में हम कभी भी जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते ही नहीं हैं। हम आंख मीच करके हर फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, सबसे बड़ी कमजोरी है। टैरिफ प्लान अपने अपने हिसाब से हर कंपनी ने बढ़ा दिया। इनकी नज़र में 28 दिन का महीना होता है, सर्विसें उतनी अच्छी मिलती नहीं हैं, लेकिन आज तक हम इन सारी चीज़ों को झेलते आ रहे हैं। आपको लगता होगा शायद कि साहब ये कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है या ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत मायने रखते हैं सर। ये मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। रिचार्ज बढ़ गए, हर चीज़ में पैसा तो जेब से हमारी से ही जा रहा है ना, आप और हम ही तो खर्च कर रहे हैं और सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं। कई चीज़ है। देखिए, CV दरबाल जी का आया है, सर आपके सहयोग से छोटी उदय में नल कनेक्शन चालू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। जागरूक नागरिक बन करके इसी तरह भूमिका आप निभाएं। मुद्दे हम ज़रूर उठाते रहेंगे। हमारा काम है मुद्दे उठाना, प्रशासन का काम है उन कामों को करना। छोटी उदय में पानी का जो मामला था, इसको वाकई में हमने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था। ठेकेदार से बात की थी, संबंधित अधिकारियों से बात की, और उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे ठेकेदार को जल्द से जल्द, मैंने बताया था अपनी खबरों में, टेंडर दे करके और नल कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। तो अगर हो गया है तो अच्छा है, और थोड़ी बहुत अगर रह भी रहे होंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे सर, आवाज़ तो सबको उठानी पड़ेगी। शंभू लावत जी बार बार पूछ रहे हैं किसान कर्ज माफ़ी का क्या हुआ। मुझे क्या पता, आपको पता नहीं है शंभू सर क्या हुआ किसान कर्ज माफ़ी का? गोल गोल गोलियां ही तो चल रही हैं, और चल क्या रहा है? जब कोई जैसे ही चिल्लाता है तुरंत उसके मुंह में चुंगम डाल दी जाती है, चबाते रहो इसको। चुंगम बड़ी ज़ोरदार चीज़ है ना, शुरू में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन फिर कितना ही चबा लो, कितना ही चबा लो, कम वक्त ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो यही चल रहा है आजकल सरकारों में भी कि आम जनता की सुनी नहीं जाती, बंद कमरों में बैठ करके फैसले कर दिए जाते हैं, धरातल पर जाकर के सच्चाइयाँ देखी नहीं जाती, कई सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन मुद्दों को कभी हमने उठाया नहीं सर। ऐसे मुद्दे हमें उठाने चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं, आप मुझे बताइए, जितने भी विधायक बनते हैं, MP बनते हैं या जो भी हैं, आपको पता है ये जेल में रह करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। आजम खान जो है जेल में है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इनके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी होती है, लिस्ट बहुत लंबी होती है, जबकि हमको अगर नौकरी करनी है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि हाँ भाई इसका चरित्र उत्तम है, तब जाकर के हमें नौकरी मिलती है। तो क्या ये नियम इन पर लागू नहीं होने चाहिए? दूसरी बात, इनकी जो पोस्ट है वो एक जनसेवक की पोस्ट है, तो क्या उसे आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए?
सरकार के जो खर्चे हैं उनको देखोगे ना आप तो ताज्जुब कर जाओगे कि सरकार खुद पर कितना खर्च कर रही है और आम आदमी पर कितना खर्च कर रही है। क्या हमने कभी इनको मुद्दा बनाया? बिल्कुल अनिरुद्ध भाई सही कह रहे हो, 28 दिन का रिचार्ज अब 21 दिन का रह गया है, 21 दिन का रह गया है। और हम आज भी, मैंने कल भी ये कहा था कि हम सही पूछो ना तो हमने गणतंत्र को गणतंत्र कभी बनने ही नहीं दिया। हम आज भी है ना अपने स्वार्थ में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाई भतीजावाद में इसमें घुसे हुए हैं और उसी चक्कर में आकर के वोट देते हैं और ये फिर हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। हम उन नीतियों को झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये हमारी नीयत ही है। क्या करें? बिजली, पानी, सड़क इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। इनके लिए किस क्षेत्र में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा खर्च करना है हमको, किस क्षेत्र को कितना बजट देना है। आपने कभी भी देखा होगा बजट में जिस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, जिनकी पकड़ ज़्यादा है, वो ज़्यादातर पैसा अपने क्षेत्र के लिए लेकर के चले जाते हैं। सड़कें बनेंगी पश्चिमी राजस्थान में, बड़े अगर कुछ सुधार होंगे, बड़ा कोई उद्योग लगेगा पश्चिमी राजस्थान में। यही तो होता है। बिल्कुल मनराज जी सही कह रहे हैं आप, बातें ही होती हैं और क्या है। मुनीश जी बिल्कुल, बामनवास नगर पालिका है, सही पूछो ना तो अभी बामनवास ढंग की ग्राम पंचायत नहीं बन पाई। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी देने वाला बामनवास आज भी अपने विकास की राह देख रहा है। गायें दम तोड़ रही हैं बिना पानी के और चारे के। वहाँ पर सड़कों की क्या कंडीशन है, पूरा क्षेत्र दखनी बमूलों से भरा पड़ा है। ये कंडीशन है। कई चीज़ें हैं सर, लेकिन हम करवा ही नहीं रहे, हम कुछ हम उठा ही नहीं रहे ना वो मुद्दे। हम इतने जागरूक ही नहीं है, हम तो आंख मीच करके भरोसा कर रहे हैं सर इन पर, बाई बाई कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। क्या प्रदेश सरकार हटाएगी? सोचना पड़ेगा। 1 फरवरी से विद्यालय खुलने की संभावना कम नज़र आ रही है। बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो खिसक सकती हैं, क्योंकि सरकार के जो अंदर से जो खबरें आ रही है वो ये लग रहा है कि 14 फरवरी या 15 फरवरी के बाद सरकार फैसला करेगी स्कूल खुलें या ना खुलें। ये हमें अंदर से लग रहा है। लेकिन जिस तरह लोगों के विरोध सामने आ रहा है, लोगों की डिमांड सामने आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि 1 फरवरी से कम नई गाइडलाइन ज़रूर आएगी और नई गाइडलाइन आने में कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। जैसे अचानक अब शादियों में संख्या 100 कर दी, तो ऐसे ठीक है। और अन्य राज्य भी अब धीरे धीरे स्कूल खोल रहे हैं। अब देखते हैं दूसरे राज्यों की समीक्षा अगर सरकार करती है और लगता है कि हाँ हमारे यहाँ अब एक्टिव केस कम हो रहे हैं, तो हटा सकती है वीकेंड कर्फ्यू। बिल्कुल सही कह रहे हो राधेश्याम गुर्जर जी, बाट कोटड़ी से कि वहाँ टीचर पर मुकदमा दर्ज होकर के उसको ओपीओ तो कर दिया गया है, लेकिन अब लापरवाही बरतने में 11वीं और 12वीं कक्षा जो है वो नहीं चल पा रही है। बिल्कुल, बहुत सारी जगह हालत ख़राब है। मैंने आपको छोटी उदय के विद्यालय दिखाया था सर, पीलोदा के विद्यालय को आप जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो वो है, सर्दी थोड़ी सी कम हुई है, तापमान में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 1-2 दिन में फिर से शीतलहर जो है वो चल सकती है। तो ये प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें थी सर। और अब मैं आता हूँ सीधा करौली पर। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, तो मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार वहाँ जो एसपी आए हैं ना साहब, शानदार काम कर रहे हैं इंदौलिया जी, इसमें कोई शक नहीं है। शैलेंद्र सिंह इंदौलिया और उनकी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। तो मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। स्मैक के खिलाफ हिंडौन की नई मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 लाख रुपये कीमत की स्मैक जो है वो बरामद की है और 3 तस्करों को भी पकड़ा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 3 तस्कर हैं, दुर्गालाल, गोविंद और राहुल, इनको गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी किशोरी लाल जी गंगापुर सिटी के बाद में वो वहीं गए थे और वहीं अभी उनके जलवे जो हैं वो चल रहे हैं, तो लगातार कार्रवाई कर रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, उनको नवाजा भी गया है एक अवार्ड से, जिसको हम अवार्ड जो है मैं आपको बताऊं डीजीपी डिस्क अवार्ड, इससे उनको सम्मानित भी किया गया और उनके साथ साथ 2 पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी सम्मानित किया गया है, वो भी बताऊँगा मैं आपको। लेकिन कुल मिलाकर के स्मैक के खिलाफ कार्रवाई की। 90.15 ग्राम स्मैक और 65 ग्राम चाल, स्मैक की चाल होती है, वो बरामद की गई है और 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा बिल्कुल लगातार करौली में सक्रिय हैं, दौरे भी कर रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं। और आज वो डांग क्षेत्र के दौरे पर रहे।
मंडरायल भी रहे, वहाँ से भी मैंने आपको लगातार जो है खबरें उस बारे में बताई है। और 1 दर्जन गाँवों का दौरा करके और उन्होंने सर्दियों में लोगों को राहत दी और कंबल बांटे। तो बहुत शानदार काम उन्होंने काम कराए। इसी तरह मैं आपको बताऊं, हिंडौन क्षेत्र के 3 पुलिसकर्मी जो मैं अभी खबर बता रहा था, वो डीजीपी डिस्क अवार्ड के लिए सम्मानित हुए हैं। भरतपुर रेंज के आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने उनको सम्मानित किया है। अवैध हथियारों, मादक पदार्थों, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें डीएसपी किशोरी लाल, सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह और सूरोट के थाना प्रभारी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। और एसपी जो हैं शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, उन्होंने भी बधाई दी है इन तीनों पुलिसकर्मियों को, क्योंकि उनके ज़िले के थे और शानदार काम इन्होंने किया है और अच्छा कर रहे हैं। लगातार हम भी आपको कई बार, जैसे नांदोती में वीर सिंह जी थे, सक्रिय थे, एक्टिव थे, शानदार काम कर रहे थे, उनको कई बार हमने लाइव लिया है। महावीर जी के जो थाना प्रभारी हैं धर्म सिंह जी, उनको हमने कई बार लाइव लिया है। अभी कोडिया गैंग जो है उसको उन्होंने दबोचा है। तो लगातार हम पुलिस की अच्छी कार्रवाई जो है उनको बिल्कुल दिखाते भी हैं, सराहना भी करते हैं। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, मनमानी करेगी, लोगों का भरोसा अगर पुलिस से उठेगा, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा सर। इन चीज़ों को भी नहीं छुपा सकते हम। कहते ना कि वो शुतुरमुर्ग क्या है, एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा करके ये सोचता है कि अब मुझे दुश्मन नहीं देख रहा, जबकि वो बेवकूफ़ है। वो ये नहीं जानता कि आपकी गर्दन अंदर होने से आप किसी को नहीं देख पा रहे, लेकिन आपका पूरा शरीर बाहर है जिसे लोग देख रहे हैं। तो वही चीज़ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक्टिव हैं, जागरूक हैं, आपकी हर चीज़ पर लोग नज़र रखते हैं। तो अच्छे काम करोगे वो भी नोटिस में आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा हर अधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारियों से मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा करें, आइए सामने आकर के बताइए। लेकिन जब वही मीडिया आपसे गलत सवाल पूछता है या ऐसे सवाल पूछता है जो आपको चुभते हैं, तो आप मीडिया से दूरी करते हैं। ये तो गलत बात है ना। सवाल भी आप ही को, जवाब भी आप ही को देने हैं। मीडिया का काम सवाल करना है, वो आपसे सवाल करेगा, अच्छे और बुरे दोनों काम ज़रूर बताएगा। अब तक हम तो कम से कम यही करते आए हैं, बाकी क्या कहें। श्री महावीर जी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है और 3 पेटी अवैध शराब के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु सिंह और जीतराम, ये दोनों ही महावीर जी के रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमिता जी, आप सही कह रही हैं। सेवा गांव की मैंने खबर चलाई थी, फिर मैंने दूसरे दिन ठेकेदार से भी बात की थी और उसने अब वैकल्पिक तौर पर उस रास्ते को चालू कर दिया है। मैं लगातार 2-3 दिन वजीरपुर गया था और इस दौरान फिर मेरे नोटिस में जब वो चीज़ आई तो सर बड़ी बुरी लगी मुझे वो। तो चलिए अच्छा है, अगर आपके सेवा गांव की पुलिया शुरू हो गई तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी सर। वहाँ ऐसा ठेकेदार ने मनमानी कर रखी थी कि क्या बताएं। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो रीट पेपर लीक के मामले में आज 5 आरोपी जो हैं, क्योंकि गंगापुर सेंटर बना हुआ है रीट के मामले में, 5 आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। और अब ATS के एडिशनल SP हैं हिमांशु जी, जो हमारे यहाँ पहले ASP रहे थे, वही आज उनको लेकर के अदालत में आए शाम को लगभग 5 बजे उनकी पेशी में। और पहले से PC मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा और उदय राम तथा पहले से PC पर चल रहे राम लखन जाट, भजनलाल बिश्नोई और अमृतलाल को आज अदालत में पेश किया गया। इनमें से रामकृपाल और उदय राम और भजनलाल, इनको 31 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि राम लखन और अमृत को जेल की हवा खिला दी गई है। देखते हैं 31 को फिर पेशी होगी, क्या आगे फैसला होता है। और ATS के ASP हिमांशु जी आज उनको लेकर के आए। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, उनसे भी मुलाकात करने का मेरा बहुत है मन। जल्द से जल्द वो आएंगे गंगापुर, तो बिल्कुल उनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। यंग हैं तो अच्छा है, बहुत लंबे समय बाद में थोड़ी सी डायनेमिक पर्सनैलिटी के कलेक्टर सवाई माधोपुर जिले को मिले। तो आज उन्होंने पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा का निरीक्षण किया, स्कूलों का निरीक्षण किया औचक, और दिशा निर्देश दिए, अधिकारियों से भी बातचीत की। बौली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है साहब, और सरकार कह रही है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोल रखे हैं, गाँवों में तो केस बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में बंद कर रखे हैं, तो बच्चे तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से कि गड़बड़ है कहाँ। स्कूल बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, कोरोना रुकने वाला नहीं है, और एक निश्चित टाइम तक ये चलेगा और फिर इसका पीक आएगा तो ये अपने आप डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, पर अब क्या करें, सरकार का है। बौली में 596 8 नए केस आए हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद है। बौली में बढ़ता जा रहा है बजरी माफियाओं का मामला, और ये जितने बजरी माफिया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़े दिन और तसल्ली कर लो सर। हमारी बात हुई है कि साहब इस महीने में फरवरी में जो है बजरी खनन वैध रूप से
सवाई माधोपुर में चालू हो जाएगा। सेंटर से किसी चिट्ठी के आने का इंतज़ार है बस। बाकी यहाँ का जो खनन विभाग है वो पूरी तैयारियाँ कर चुका है, लेकिन खनन माफियाओं का मामला, बजरी खनन के जो हैं जिनको माफिया करार दे दिया, तो उनके मामले भी बढ़ते जा रहे हैं सर। ऐसा कोई गांव इन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई सड़क जिनको इन्होंने बाईपास ना बनाया हो और जहाँ से तेज़ रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ना निकलती हों। आज सुबह भी एक ऐसा ही हादसा होने वाला था, जब एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी की ने तेज़ रफ्तार से आई और उसने एक मोटरसाइकिल को चपेट ले लिया। एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया। तो ये आए दिन की घटनाएं हैं। डीएसटी टीम ने 2 ट्रैक्टर को जब्त भी किया है इस मामले में। तो ये एक है। एक और बड़ी ज़ोरदार खबर, और ज़ोरदार शिक्षा विभाग को हिलाने वाली, और ये नई बात नहीं है, एक जगह की नहीं है, कई जगह की है। एक तो मलाना डूंगर की ग्राम पंचायत शामोली में शिक्षा के साथ में मजाक किया जा रहा है। और मजाक कैसे किया जा रहा है, आज वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था। 5वीं तक का स्कूल है, लगभग 160 विद्यार्थियों की वहाँ संख्या है, अच्छी संख्या है। ग्रामीण क्षेत्र है तो स्कूल अब चल रहे हैं, लेकिन उन 160 विद्यार्थियों पर सिर्फ एक शिक्षक है, एक ही टीचर है। गांव वालों का कहना था कि साहब जानवरों की तरह एक ही जगह सारी क्लासों के बच्चों को बैठा दिया जाता है और वो अकेला बेचारा सारी क्लासों को पढ़ाता रहता है। 1 महीने पहले ज़रूर एक मैडम थी, वो भी धीरे धीरे आना बंद हो गई। बाद में पता चला कि वो शायद संविदा पर थी या कहाँ थी, वो भी यहाँ से चली गई। और जो अध्यापक थे उन्होंने अपनी सेटिंग बिठू करके यहाँ से तबादलों का मामला कर दिया। तबादलों का मामला तो अभी अटका हुआ है। 3rd ग्रेड टीचर हैं, वो राह तक रहे हैं। सरकार अगर ट्रांसफ़र कर दे तो हो अल्लाह, तो खूब हुआ था। नई तबादला नीति हमने बना दी है और बहुत पारदर्शिता के साथ में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन इंतज़ार लंबा हो गया। करें ताकि जहाँ रिक्त पद हैं, जगह खाली पड़ी है, उनको टीचर मिल पाएँ। तो ये मेहरबानी होगी साहब, बात करेंगे ज़रूर इसको लेकर के कि वहाँ क्या बात है। और आज ही मेरे पास में फ़ोन आया था, ग्राम पंचायत शामोली, ठीक है, मलाना डूंगर में ये पड़ती है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें फटाफट शेयर करें, ठीक है। खबरें हैं गंगापुर सिटी से इंपॉर्टेंट। शहर में आज 32 नए पॉजिटिव केस आए हैं, 32, और 18 साल से कम उम्र के 6 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जबकि स्कूल बंद हैं। शहरी क्षेत्र में 11 है तो ग्रामीण क्षेत्र में 22 केस आए हैं, यानी गांवों में मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ आपने सब कुछ खोल रखा है। बामनवास ब्लॉक में 29 नए केस आए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं, और एक्टिव केसों की संख्या बामनवास में हो गई है 145, लेकिन कोई गंभीर नहीं है। कुल मिलाकर के यह है, अपना ख्याल रखें। और सबसे अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सर्दी का टाइम है, वैसे भी हम लपेट करके रहते हैं, तो करें। और बुधवार देर रात वार्ड नंबर 50 के काजी कॉलोनी में पाटरपोश एक मकान था, पाटोरपोश, उसमें आग लग गई। घरेलू सामान जल करके राख हो गया, और ना उसमें बिजली कनेक्शन है, ना दिया है, ना लालटेन है, ना गैस है। सवाल ये है कि आग लगी कैसे। तो परिवार वालों ने कहा है कि साहब हो सकता है रास्ते चलते किसी ने इस घटना को अंजाम दिया हो। और आज गोपाल भाई स्लेट, जो अक्सर भावी विधायक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उद्वेलित, दुखी नजर आए और उनका दर्द भी छलका कि जिस पार्टी की वो लगभग 10 साल से 15 साल से सेवा करते आ रहे हैं, उस पार्टी ने उनको वो मान, वो सम्मान नहीं दिया। सपने बड़े हैं, करने का मादा है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा है, अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी चुनाव लड़ूंगा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, भाजपा छोड़ करके कहीं जाऊँगा नहीं, लेकिन चाहे निर्दलीय लड़ूंगा, मगर लड़ूंगा ज़रूर, और जनता मेरा साथ ज़रूर देगी। दावा तो है, ठोक भी दिए ताल, मैदान में उतरेंगे भी। देखना होगा क्या कुछ भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि उनका दर्द भी छलका और आज लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NHM 2016 का एक मामला है, इसको लेकर के पहले भी हम लाइव ले चुके हैं, और ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले 2 साल से ये मुद्दा सरकार के सामने है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आपने गौर किया होगा सरकार ने क्या सोच करके तो इनको भर्ती किया था, और अब जब सोच समझ करके इनकी सेवाओं की आपको ज़रूरत थी तब तो आपने इनको भर्ती कर लिया, फिर इनको ठंडी गोली आप देते रहे। 2016 में CBT हुई थी, उसके बाद में 2020 में इन जो है NHM नेशनल जो नर्सिंग कर्मी हैं,
इनकी भर्ती हुई और तब से लेकर के आज तक इनको 7900 रुपये मिल रही है तनख्वाह। कई जगह ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, आश्वासनों के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। ये कंडीशन है। CHA के साथ भी यही हुआ, 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। भर्ती कर लिया जान जोखिम में डाल करके। बिल्कुल NHM के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, इनमें से बहुत सारे तो बेचारे कोरोना में लगातार सेवा करते हुए काल का ग्रास बन चुके हैं। मैं तो शहीद ही मानता हूं उनको, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही। पूरा रायता है ना थोड़ा सा फैला हुआ है, जो विकास के सिरे हैं वो खोए हुए हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा और वो इतना आसान अब है नहीं। तो मुद्दे एक नहीं है। CH स्वास्थ्य मित्रों का देख लीजिए आप, 88,000 90,000 संख्या है पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य मित्रों की। गंगापुर सिटी शहरी ब्लॉक में 60 लगे हुए हैं, ग्रामीण ब्लॉक में 60 लगे हुए हैं, 120 के समथिंग तादाद है इनकी। लेकिन उनकी भी भर्ती कर ली जान जोखिम में डाल करके, वो भी बेचारे नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार ने उनके लिए कोई मानदेय वगैरह फिक्स किया भी नहीं था, फिर भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं नाम के लिए। साहब नौकरी है, कहने को जगह हो जाए कि मेरे पास नौकरी है, मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। इन चीज़ों पर सरकारों को गौर करना पड़ेगा, कोई सी भी सरकार हो, इन पर गौर करना पड़ेगा। योजनाएं क्यों बनती हैं और क्रियान्विति क्या कर रहे हो आप उनकी, इनके दर्द को पहचानना पड़ेगा आपको। हटा भी नहीं सकते। प्रसादी लाल जी ने कहा है कि बिल्कुल जो परमानेंट इनको हम कर रहे हैं संविदा कर्मियों को, उन सेवा नियमों का अध्ययन करने के बाद सेवा नियम बना करके और फिर इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो वो कर दें आप। लेकिन अक्सर ये होता है सरकारें जाते जाते बड़े फैसले करती हैं ताकि दोबारा आने की उम्मीद रहे, ये तो होता ही है। और इन्होंने 2 मांगें रखी हैं, 7900 से बढ़ा करके 26,500 जो है वो किया जाए मानदेय। आगामी नर्सेज भर्ती में 15,000 बोनस करके और फिर उनको नियमित किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। आने वाली 1 से 5 फरवरी तक ये जयपुर में महापड़ाव डालेंगे, बिल्कुल महापड़ाव डालेंगे और घेराव करेंगे। अब ये भी लामबंद होंगे। और पिछले बजट में इनके बारे में कोई घोषणा थी नहीं, इस बजट से ज़रूर इनको उम्मीद है। और प्रसादी लाल जी भी कह चुके हैं, स्वास्थ्य मित्र भी उनसे मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इनमें से कितनी मांगें उनकी पूरी होती हैं, ठीक है साहब। और सैनिक नगर पर सीवरेज का काम क्या कहना साहब, लगातार हम भी बताते रहते हैं, लाइव भी मैं वहाँ से चला चुका हूँ, मगर किसी की कोई नज़र नहीं है साहब, किसी की कोई नज़र इनायत वहाँ पर नहीं हो रही है। खड्डा खुदा हुआ पड़ा है। आज काम शुरू करने का प्रयास किया था तो बाढ़ पार्षदों ने जाकर के विरोध जताया, आम जनता ने विरोध जताया। और इसलिए जताया क्योंकि वो वहाँ जो चल रही है ना सर, वो काम कम और मजाक ज़्यादा चल रहा है। आज वो लोग जो राइजिंग लाइन जा रही है पानी की, उसको तोड़ रहे थे। तोड़ना उनकी भी मजबूरी थी कि जब काम साइड में अगर सीवरेज डालनी है, क्योंकि विधायक महोदय ने कहा था, सख्त आदेश उनको ये दिए थे कि अब आप बीच में से रोड नहीं खोदेंगे, साइड में से आप डालिए सीवरेज। अगर साइड में से सीवरेज डालते हैं तो सारे विद्युत पोलों को हटाना पड़ेगा, राइजिंग लाइन टूटेगी। आने वाले दिनों में लोगों को पीने के पानी के लिए फिर त्राई त्राई करनी पड़ेगी उस क्षेत्र में। कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? इसको लेकर के विरोध जताया। बाढ़ पार्षद जो हैं 49 के गोविंद पारासर, सुशील दीक्षित जी जो हैं 51 के, वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने बिल्कुल काम रुकवा दिया है। अब देखते हैं कल क्या फैसला होता है। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि मजाक सा ही हो रहा है, और तो क्या है। उम्मीद ये कर रहे हैं जल्द से जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो अच्छी है इस बात को। अच्छा, सड़कों की कोई बात नहीं करता है ना, शहर की सड़कों के बारे में कोई नहीं बोलता। शहर की सड़क जो गड्ढे हैं उनके बारे में कोई नहीं बोलता। वार्डों की क्या स्थिति है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आज वार्ड नंबर शायद 58 था या 50 था, वहाँ से मेरे पास वीडियो आया था, क्या हालत हो रही है रास्तों की। लेकिन बोलते नहीं हैं लोग, आ नहीं रहे। आज नगर परिषद में भी जब मैं गया 1 बजे तो सारे कमरे जो थे ना उनमें ताले लगे हुए थे, कर्मचारी नहीं थे। नगर परिषद में पट्टों का काम पता नहीं कहाँ हवा हवाई हो गई। पहले तो कह रहे थे साहब शहरों के संग अभियान है, इतने पट्टे दे देंगे और उतने पट्टे दे देंगे। ये साहब ये पट्टे जो है ना, इनके चक्कर में पट्टे पड़ रहे हैं। अब लोगों के पट्टे इसलिए पड़ रहे हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बाद में पता चला कि साहब भरतपुर से कोई टीम आई हुई है और वो प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने आई है, कितने आपने पट्टे बना दिए, क्या पोजीशन है। मैं ऊपर पहुंच गया जहाँ चल रही थी,
और मैंने वहाँ जाकर के बिल्कुल आयुक्त साहब से इस सवाल को किया है। मैंने कहा सर बड़ी मुश्किल तो आपने नगर परिषद अभी खोली है, पहले भी बंद तो हो गई थी बीच में, क्योंकि 9 कोरोना पॉजिटिव आ गए थे तो बंद 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 ही चल रही थी। अब बड़ी मुश्किल खुलने लगी है तो 1-1 बजे तक ताले लगे रहते हैं ऑफिसों में। बाद में जाकर के उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को भेजा, ताले वाले खुलवाए, कुछ ऑफिसर बैठे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये है नगर परिषद अंधेर नगरी चौपट राजा बनी हुई है सर। कोई देखने सुनने कहने वाला नहीं है। आखिर इसको कैसे सुधारा जाए ये भी जनता को सोचना पड़ेगा। काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय को कई बार मैं लाइव ले चुका हूं, उनसे कई चीज़ों के बारे में मैं पूछता हूं, कुछ नए इनोवेटिव आइडिया ज़रूर दे देते हैं, मगर धरातल पर एग्जीक्यूट कुछ होता नजर आ नहीं रहा। जो हमने खबरें चलाई थी तो आनन फानन में टॉयलेटों की सफाई होती थी, गंगापुर में होती थी ना, सार्वजनिक शौचालयों की। अब कब की हुई है? कितने लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं? क्या दुर्दशा इनकी हो रही है वो कौन देखेगा? एक नाला आज यहाँ से साफ हो गया, दूसरा नाला वहाँ से साफ कर दिया, तीसरा वहाँ से साफ कर दिया, सफाई कहीं हो नहीं रही, बजट पूरा उठ रहा है। ये सर्किल जो है ना, जिन पर पहले फवारे चला करते थे, 26 जनवरी पर कल हिंडौन पर में जो लगा हुआ था वो चालू था, रंगीन रोशनी की गई थी उस फवारे पर, उस सर्किल पर। वाटर फाउंटेन है वहाँ, हमारे यहाँ भी 4 बने हुए हैं, कब के बंद हैं? सोचना कब है इसके बारे में? बातों से कुछ नहीं होता है। नगर परिषद शून्य है, बिल्कुल शून्य है। जनता ने सवाल करना बंद कर दिया। बस सीधी सी बात है, या तो सोशल मीडिया पर उठा देते हैं या ले दे करके, आजकल तो एक ही है कि साहब जी न्यूज़ पोर्टल वालों को भेज दो वीडियो और फोटो बना करके कि साहब आप यहाँ आ जाओ, लाइव चला लो। हमारा काम है, हम तो करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? नगर परिषद के सभापति से, विधायक महोदय से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के उद्घाटन का काम शुरू हो गया। जिस शहर में वो रात दिन होकर के इन सड़कों से गुजरते हैं, ये सड़कें उनको नज़र नहीं आती, यहाँ के लोगों की समस्याएं आपको नज़र नहीं आती। जिन सड़कों का आप उद्घाटन कर रहे हैं, जिनका आप वो कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। आपके कामों की जो फहरिस्त है वो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि साहब विधायक की अनुशंसा पर कितनी सड़कें स्वीकृत हुई है, अच्छी बात है, बननी चाहिए। मगर इस शहर में यहाँ भी 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है सर। ये शहर आपसे सड़क मांग रहा है, ये शहर आपसे सुरक्षा मांग रहा है, कुछ तो उपलब्ध करवाएं। सवाल तो बनता है साहब। और जो सत्ता में होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो शासन में होगा, जो कुर्सी पर होगा, सवाल उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम खबरें थी सर, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जी न्यूज़ पोर्टल को इतना प्यार देने के लिए, इतनी सराहना देने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सब्सक्राइब करें सर। अगर आप चाहते हैं ये चैनल चलता रहे, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, हम लोगों की आवाज़ उठाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और आई, एक चीज़ और निकल करके आई सर, और ये फ़ोन मेरे पास कल आया था। और रिक्वेस्ट करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आप में से किसी को ये बात फील नहीं होगी, माइंड नहीं करेंगे, आप पर्सनल नहीं लेंगे। मीणा समाज का वो युवक था और उसने कहा था कि साहब हमारे यहाँ लुगड़ियों का बड़ा ट्रेंड चलता है, और चलता भी है मीणा समाज में। अलग अलग टाइम पर अलग अलग दौर में अलग अलग तरह की लुगड़ियाँ आती है, और इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है आई लव यू की लुगड़ी। और उस युवा ने अपना दर्द व्यक्त किया है कि साहब हमारा समाज इन चीज़ों से कब बाहर निकलेगा। क्यों कि वहाँ जाकर के दुकानदार से आई लव यू की लुगड़ी मांगना, उस आई लव यू की लुगड़ी को दिन भर ओढ़ करके, और जब बहन बेटियाँ निकलती हैं तो लोग फप्तियाँ कसते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो ये गलत बात है। मीणा समाज बहुत परिपक्व, इंटेलिजेंट, अच्छे पदों पर पहुंचने वाला समाज है। आज बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव आया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी भी समाज का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उलझा हुआ है। समाज कोई भी हो सर, समाज को सही दिशा देने का काम भी समाज के लोग ही करते हैं। एक समाज अच्छे लोगों से बनता है। मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, हम तो मणि का जो है ना, हमारी माला, उसके मोती तो हैं हम, जो मिलजुल करके एक क्षेत्र बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। लेकिन समाजों में अगर गंदगियां हैं, आज आप देखिए इतनी तरक्की करने के बावजूद भी मीणा समाज में बहुत सारे ऐसे हैं युवा जो भटक गए, अपराधी बन गए।
बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जब इनका होता है तो दुख भी होता है, बुरा भी लगता है कि आखिर समाज ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, अपने गांव को बदनाम होने से क्यों नहीं बचाता, अपने क्षेत्र को, हमारे युवा अगर भटके हुए हैं तो उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता कि नहीं, अगर कुछ भटक भी गए हैं तो उनको सही लाइन पे लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे समाज में कम से कम हम अपराधी पैदा ना होने दें, हमारे समाज में हम कोई भ्रांति पैदा ना होने दें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई सा भी समाज हो। तो उसने बड़ा दर्द व्यक्त करा था कि साहब मेरे आपके द्वारा ये है ना, नहीं बिल्कुल जैतपुर ढाणी के ताल वृक्ष में शमशान घाट नहीं है, ये मुद्दा मैं उठा चुका हूँ, मैं बात भी कर चुका हूँ, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो एसडीएम साहब के पास पहुँच भी चुकी है और उम्मीद ये करता हूँ ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको ध्यान होगा, अभी 3-4 दिन पहले ही लाइव में शायद अपनी बात में मैंने इसका जिक्र किया था जब मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दी थी। तो चलिए कुल मिलाकर के ये है कि उस युवा ने जो दर्द व्यक्त किया, उसने कहा कि सर आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा अब ये आपके समाज का मैटर है, मैं कैसे क्या कहूँ, इसमें क्या कह सकता हूँ मैं, ये कोई न्यूज़ तो है नहीं, पर हाँ अगर बुरा लगता है, अच्छी चीज़ नहीं है तो हटाओ समाज से ऐसी चीज़ों को। सबसे बड़ी बात है तो वो आई लव यू की लुगड़ी जो है ना साहब, उसके बारे में मेरे पास में कहा था। पर चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को, हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें सर, अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद और जय भारत। नेट की प्रॉब्लम आज ज़्यादा रही थी, धन्यवाद।